हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जहां हमने हमारा अध्याय संख्या 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको शुरू कर लिया था। हमने पार्ट 1 का अध्ययन किया जहां हमने ये देखा था कि क्षेत्रक होते क्या हैं, इन क्षेत्रों का वर्गीकरण हमने किया, एक दूसरे को ये क्षेत्रक कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली थी हमारी भाग संख्या 1 में। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग संख्या 2 और इसमें हम करेंगे तुलना तीनों क्षेत्रकों की, यानी प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और हमारा जो तृतीयक सेक्टर है, हम इनकी तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा, जहां हम देखेंगे तीनों क्षेत्रकों की तुलना। बच्चों देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने ये देखा था कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं केवल वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो हमारा सेवा सेक्टर है यानी कि तृतीयक क्षेत्रक है, वो क्या करता है, वो वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करता, परंतु प्राथमिक एवं द्वितीयक से जो सेक्टर हैं उनमें उनके जो उत्पादन है उसमें सहायता करता है, उनके लिए सेवा क्षेत्रक का निर्माण करता है। जैसे परिवहन वगैरह का एग्जाम्पल हम देख चुके थे। तो इनसे हमें ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये तीनों सेक्टर जहाँ काम कर रहे हैं, तीनों क्षेत्र जिस देश की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर अनेक सारे जो उत्पादन कार्य हैं उनसे काफी ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, काफी ज्यादा मात्रा में सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही साथ देखिए, इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी हो रहा है और रोजगार का सृजन भी हो रहा है। बच्चों ये सब बातें हमने यहाँ कर ली, क्योंकि भाई वस्तुओं का उत्पादन हमें पता है, सेवाओं का उत्पादन भी होता है हमें पता है, रोजगार भी मिलेगा पता है, पर हम इन चीजों के आधार पर, यानी इनके उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, उसके आधार पर, और रोजगार को उपलब्ध कराने में इनकी हिस्सेदारी कितनी है इन क्षेत्रकों की, उसके आधार पर हम इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि बचे हुए जो अन्य क्षेत्रक हैं वो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं भाई, चलो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं, जिसे हम आगामी भाग संख्या 3 में भी देखेंगे। एक हल्की सी नजर डालते हैं। देखो होने वाला क्या है, हम ये देख पा रहे हैं कि अगर वित्तीय वर्ष 1973-74 की हम बात करते हैं, उस समय जो हमारा कृषि का, हम ये कहें रोजगार की उपलब्धता दिलाने में 71% योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में था। अर्थव्यवस्था का शब्द मैं यहाँ उपयोग में ले रहा हूँ, परंतु इसकी जगह एक नया शब्द हम पढ़ने को मिलेगा, वो होगा हमारा जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसके बारे में हम इसी अध्याय के इसी भाग में चर्चा करेंगे। तो देखिए जीडीपी में क्या था, अगर वित्तीय वर्ष 1973-74 की हम बात करते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो वहां हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रारंभिक यानी प्राथमिक सेक्टर था, उसका योगदान रोजगार के क्षेत्र में 71% था। 71% लोगों को वो रोजगार उपलब्ध करा रहा था वर्ष 1973-74 में। अब इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हुआ। भाई कई जगह औद्योगिक क्रांतियां हुई, कई सारे उद्योग लगना शुरू हुए। लोगों ने ये देखा कि कृषि तो मानसून का जुआ है, इसमें हम सिक्योर नहीं है, या फिर हम ये कहें कि कृषि का धीरे धीरे विकास हुआ, उनसे अधिक आय प्राप्त होने लगी। लोगों ने अपना पैसा अलग जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया, अन्य रोजगार के साधन तलाश किए। तो इन सबका जब अंतर आया, अगर हम वर्ष 2013 और 14 की बात कर रहे हैं, 13-14 के आंकड़े देखेंगे, तो वहां हमें पता चलेगा कि ये जो रोजगार का प्रतिशत था, जो कि हमारा 71% था, वो लगभग हम कह सकते हैं 41-42% के आसपास रह गया। तो यहां रोजगार की जो उपलब्धता थी प्राथमिक सेक्टर की, वो कैसी हो गई, कम हो गई। तो हम ये देख पाएंगे कि अगर हम 71 से या 73-74 की बात कर रहे हैं, 1973-74 की, तो वहां पर रोजगार की दृष्टि से, कुल उत्पादन की दृष्टि से हम सपोज कर रहे हैं, आंकड़े कुछ और हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से हम बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि प्राथमिक सेक्टर हमारा 1973-74 के वित्तीय वर्ष में प्रधान क्षेत्रक है। ठीक है, बाकी अन्य क्या है, बाकी अन्य जो है वो क्षेत्रक, वो हमारे अपेक्षाकृत छोटे आकार के क्षेत्रक कहलाएंगे। अब हम अगर 2013-14 के वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वहां पर इस प्राथमिक सेक्टर को रिप्लेस करता हुआ हमारा तृतीयक क्षेत्रक एक बड़ा और विशाल प्रधान क्षेत्रक बन के उभरता है, जिसमें अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिसमें अधिक से अधिक जनसंख्या भी काम कर रही है, जिसमें हम ये देखेंगे कि उत्पादित सेवाओं का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब वहां पर प्रधान क्षेत्रक कौन हो गया,
तृतीयक क्षेत्रक हो गया। तो हम ये कहेंगे सरल शब्दों में कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान हो सकते हैं, और जो बचे हुए क्षेत्रक होंगे अन्य, उन्हें हम कहेंगे ये हमारे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रक हैं। बच्चों यहाँ पर हमने एक बात करी कि कुल उत्पादन, अब ये कुल उत्पादन हम पता कैसे करें, क्या होगा कि कुल उत्पादन को हम कैसे मतलब पता करें, भाई इस वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। क्या हमें कुल उत्पादन के लिए हर फैक्ट्री में जाना होगा, ठीक है, हर फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को गिनना होगा। चलो भाई गिन लेते हैं। हम कार फैक्ट्री में गए, वहां हमने देखा एक वित्तीय वर्ष में इतनी कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं, इतनी कारें बनी हैं, चलो उनको हमने गिन लिया। बड़ा आसान काम लगा ना भाई, आंकड़े हैं पता कर लेंगे। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं एक कील फैक्ट्री में, जो कील बनाती है, लोहे की कील बनाती है। अब कैसे गिनेंगे, बड़ी समस्या हो गई ना। क्या हम इन कीलों को गिन सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कीलों को गिनेंगे, आलपिन को गिनेंगे, किन किन चीजों को हम गिनेंगे? कैसे हम ये पता करेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में इस वित्तीय वर्ष में क्या कुल उत्पादन हुआ है? तो इसका सरल तरीका अब हम देखने वाले हैं बच्चों। जैसा कि देखो हमने अभी डिस्कस किया, वही समस्या आई ना। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? क्या हमें सभी चीजें गिननी होंगी? भाई वस्तुओं को गिनना होगा, या फिर इन गणना का कोई अन्य तरीका हमारे पास में है? तो चलिए उसका पता करते हैं। तो देखिए बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। ये हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आपको वस्तुओं की गणना नहीं करनी है, बल्कि उनके मूल्य की गणना करनी है। तब जाके आप ये पता कर पाएंगे कि इस वित्तीय वर्ष में उत्पादन इतना हुआ है। कैसे मूल्य की गणना करेंगे? तो देखिए, जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य होगा हमारा 2 लाख रुपए। यानी इस वित्तीय वर्ष में इतना गेहूं उत्पादित हुआ, बिका है, और उसका मूल्य है अंतिम, वो हमारा है 2 लाख रुपए। ठीक है। इसी प्रकार 15 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य होगा 75,000 रुपए। तो यहाँ का कुल उत्पादन हम देख पा रहे हैं 2,75,000 होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं हमें वस्तुओं की गणना नहीं करनी, हमें मूल्य की गणना करनी है। और इस मूल्य की गणना भी आप करेंगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में इस वित्तीय वर्ष में क्या कुल उत्पादन हुआ है। बच्चों, हमने सीधा सरल कहा भाई गणना कर लो, वस्तुओं की मत करो, मूल्य की कर लो। पर मूल्य की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कोई खास इंस्ट्रक्शन हमारे पास में? जी बिल्कुल है, और वो ये है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना आपको करनी है। समस्त सेवाओं की, समस्त वस्तुओं की गणना आपको नहीं करनी है। अरे ये क्या बात हुई, हम इसको कैसे समझे कि अंतिम वस्तु क्या होगी, अंतिम सेवा क्या होगी? तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट हम सब खाते हैं ना, बहुत आसानी से हमने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल उठाया है। तो देखिए, बिस्किट की हम बात करते हैं, उसको बनाने के लिए सबसे पहले लगा आटा, या गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं लिया हमने। सबसे पहले हम चलते हैं गेहूं के पास में। चलो भाई, गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं को हमने पिसाई करवाई, यहाँ श्रम का उपयोग किया, आटे में कन्वर्ट किया, तेल वगैरह उपयोग में लिया, और फिर हमने देखा कि हमने बिस्किट डेवलप कर दिया। तो बच्चों, इसके बीच में परिवहन भी है हमारा, जो कि हमारा तृतीय क्षेत्रक का कार्य कर रहा है। श्रमिक भी हैं जो हमारे तृतीय क्षेत्रक में आ रहे हैं। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ देखी है। आटे से फिर हमने फैक्ट्री में ला करके उसका अंत में बना लिया हमारा बिस्किट, बन गया। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। अब मुझे आप यहाँ बताइए, हमें गेहूं का मूल्य ऐड करना होगा इस अर्थव्यवस्था में, या फिर हमें इस बिस्किट का मूल्य ऐड करना होगा? चलो, कुछ ने कहा गेहूं का ऐड करना है, कुछ ने कहा बिस्किट का ऐड करना है, और कुछ मेरे जैसे हैं जो कह रहे हैं कि दोनों का ऐड कर लेंगे, गेहूं का भी ऐड करेंगे उत्पादन में, और हम हमारे बिस्किट का भी करेंगे। परंतु हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना आपको करनी है, बाकी सबकी नहीं करनी। ऐसा क्यों? इस हिसाब से तो हमें केवल बिस्किट का मूल्य काउंट करना होगा, बाकी सबको छोड़ना होगा। जी बिल्कुल छोड़ना होगा। क्यों?
कैसे छोड़ना होगा स्पष्ट करें। जब तक क्यों हमारे पास में नहीं आता तब तक समझ लीजिए हम सीख नहीं रहे हैं। हर सवाल में हमारे पास में होना चाहिए क्यों, ऐसा क्यों हुआ, और उस क्यों का जवाब हमें मिल जाता है तो हम विकसित हो जाते हैं, हमारा भी विकास हो जाता है। तो देखिए जैसे गेहूं का मूल्य हमारा था 20 रुपए, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, पर केजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। इस बिस्किट को हमने पर केजी 80 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है। गेहूं का मूल्य 20 रुपए था, परिवहन श्रमिक का हमने यहाँ 5 रुपए पर केजी पर खर्चा ऐड किया है, उसके बाद में अन्य खर्चे हम 5 रुपए और लगाते हैं। तो बच्चों अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जो गेहूं 20 रुपए में चला था उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है? 80 रुपए हो गई है। क्या इस 80 में ये सारे खर्चे ऐड नहीं होंगे? क्या हो चुके हैं ना? क्या कोई दुकानदार ऐसा है जो 20 रुपए किलो गेहूं लाएगा, उसकी पिसाई विसाई कराएगा, उस पर परिवहन श्रमिक का चार्जेस देगा, उसे तेल में बनाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा और फिर बिस्किट को 10 रुपए में बेचेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि गेहूं, श्रमिक परिवहन के चार्जेस, अदर खर्चे सब इस बिस्किट के प्राइस में ऐड हैं और यहाँ पर लाभ भी ऐड है ना, लाभ भी ऐड। अब हम ये देख पा रहे हैं अगर ये व्यक्ति इसको 80 रुपए में बेच रहा है तो इसका खर्चा कितना था? 20 और 5 और 5 यानी कि 30 रुपए। इसके बाद में भी हम यहाँ मुनाफा देख रहे हैं वो है 50 रुपए का। तो आप ये बताइए अर्थव्यवस्था में जब हम काउंट करेंगे उत्पादन का तो हमें क्या ऐड करना होगा? अंतिम मूल्य ही ज्ञात करना होगा। अंतिम वस्तु, अंतिम सेवा की ही गणना करनी होती है, क्योंकि ये जो अन्य गणनाएं हैं, अन्य वस्तुएं हैं, वो सारी पहले से इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तभी यहाँ कहा है अर्थशास्त्रियों ने कि आपको जो गणना का कार्य करना है वो करना है अंतिम वस्तुओं का और अंतिम सेवाओं का। कोई डाउट नहीं है ना? क्यों करना है? क्योंकि जो अंतिम गणना होगी, ये अंतिम उत्पादन होगा, उसमें समस्त प्रारंभिक उत्पादन ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिक और हमें फिर गणना करनी है अंतिम उत्पादन की। क्लियर हुआ ना? चलिए, और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, वस्तुओं का, हमें वस्तुओं का काउंट नहीं करना है, हमें केवल मूल्य का काउंट करना होता है जब भी हम उत्पादन देखते हैं किसी वित्तीय वर्ष में। इसी आधार पे देखिए सबसे पहले बात कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही गणना का औचित्य है। बिल्कुल हमने देख लिया और इसका हमने उदाहरण से समझ भी लिया है। यही बात हमने समझी है कि भाई अगर हम गेहूं की गणना करने बैठते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंतिम उत्पादन में उसकी जो मूल्य है, उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाती है। तभी हमें कहा है कि आपको अंतिम वस्तु, अंतिम सेवाओं, अंतिम जो उत्पादन है उसके मूल्य का ही आकलन करना होगा। तो इस आधार पे बच्चों जो हमारे सामने नया टॉपिक निकल के आ रहा है वो है हमारा जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि हमने जैसा कि डिस्कस कर लिया, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक श्रेणी में ये बोर्ड एग्जाम्स में हमसे पूछा जा सकता है कि केवल अंतिम, यानी किसी अर्थव्यवस्था में जब हम गणना कार्य करते हैं तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? तो हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक वस्तु है उनकी गणना का कोई औचित्य नहीं है। और हम उदाहरण के रूप में हमारा जो बिस्किट वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम उसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है नहीं यहाँ तक का टॉपिक? चलिए अब हम टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। भाई मूल्य के आधार पे हम पता करते हैं, गेहूं नहीं काउंट किया हमने गेहूं की जो दर है उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल मूल्य काउंट किया था। तो जो ये फाइनल उत्पादन है यानी कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। तो बच्चों जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है किसी एक वित्तीय वर्ष में एक देश के अंदर तीनों क्षेत्रकों में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनका योगफल। और वो भी किस आधार पे करना है? अंतिम मूल्य के आधार पे। अंतिम गणना करनी है, उसमें प्रारंभिक मूल्य नहीं लेने, केवल हमें अंतिम ऐड करने। और इन सबको मिलाकर के हम पता कर लेते हैं उस देश की
जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। यह क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन की है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। कौन सी वस्तु हैं, कौन सी सेवाएं हैं, अंतिम। ये अंतिम शब्द यहाँ हमें विशेष रूप से नोटिसेबल रखना है बच्चों, इसे मेंशन करना ही है। अगर आप कहते हैं सभी वस्तुओं और सेवाओं का, तो भाई वहां तो हमारा गेहूं भी आ गया और उस गेहूं से बना हुआ बिस्किट भी आ गया, तो वो हमारी गणना गलत होगी, हमारी शुद्ध जीडीपी हमें प्राप्त नहीं होगी। सकल घरेलू जो उत्पाद हैं वो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। भाई सीधी सीधी बात है, हम पूरे देश का उत्पादन देख रहे हैं तो पता चलेगा जिसका सकल जीडीपी जितना ज़्यादा है हम देख लेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही विशाल है। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो है जीडीपी। जीडीपी से आप क्या समझते हैं? जीडीपी को फाइनल करते समय या जीडीपी को प्रोड्यूस करते समय, जीडीपी का आकलन करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, उन्हें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विशेष बात भाई एक ही है, तीनों क्षेत्रकों की गणना की जाती है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की, परंतु वहां पर जो गणना की जाती है वो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के आधार पर की जाती है। ठीक है, और जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा विशाल होगी वहां की अर्थव्यवस्था की विशालता का आकलन कर लिया जाता है कि भाई जितनी जीडीपी ज्यादा है उतनी उस देश की अर्थव्यवस्था की विशालता अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जीडीपी की बात तो कर ली, पर ये आसान काम नहीं है। हमने 2 लाइन पढ़ी भाई, अंतिम वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, अंतिम सेवाओं की गणना करनी है, जीडीपी फाइनल करनी है, पर जो इतना विशाल कार्य है ये करता कौन है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में? तो देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये हमारे केंद्र सरकार के अंडर है और ये जो मंत्रालय है वो राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। फिक्स तो फिर भी नहीं पता चलती, अनुमानित होती है, लगभग हम वहां आंकड़ों तक पहुंच जाते हैं, परंतु हम ये देख पा रहे हैं करता कौन है? भारत सरकार का जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का वो करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं ये मंत्रालय अपने अधीनस्थ जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कई सारे डिपार्टमेंट से आंकड़े जुटाता है और फिर जीडीपी का आकलन करता है। बच्चों इसके साथ साथ यहाँ हम देख पा रहे हैं जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। जैसा कि भाग को शुरू करते समय हमने चर्चा की थी कि 1973-74 के आंकड़े हमने देखे थे, 2013-14 के आंकड़े हमने देखे थे, तो आपने वहां नोटिस किया होगा जब मैंने आपको ये बताया था कि 71% रोजगार देने वाला हमारा प्राथमिक सेक्टर जब हम 2013-14 के वित्तीय वर्ष में आते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं कि उसका जो उत्पादन क्षमता थी या रोजगार देने की जो क्षमता थी वो डाउन हो चुकी है, वो 41-42% में सिमट गई है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो परिवर्तन हुआ है ये एक दिन का परिवर्तन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कल जीडीपी इतनी थी, कल उस सेक्टर का योगदान इतना था, आज इतना कम हो गया। ये एक दिन का नहीं है, ये हमारा ऐतिहासिक परिवर्तन है। ऐतिहासिक मतलब लंबा, 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय इसमें लगा है। जो चेंजेस हैं, आंकड़े हैं, वो हमें कम से कम 30, 40, 50, 60 वर्षों के देखने होंगे। तो बच्चों चलो इस पर एक हल्की सी नज़र डालते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे हम समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन के क्या क्या कारण थे, या हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन सी आंख से किया जाए कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। आप इससे क्या समझते हैं? टिप्पणी कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। कैसा भी क्वेश्चन मेंशन किया जा सकता है, आंसर सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक था। जाहिर सी बात है अगर हम विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं की बात करते हैं तो हमारा कृषि एवं उस पर जो सहायक क्षेत्रक था, गतिविधियों पर सहायक क्षेत्रक था, या हम ये कहें शॉर्ट्स में जो हमारा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित क्षेत्रक था वो महत्वपूर्ण क्षेत्रक था। वहां होने वाली गतिविधियों से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम मिल रहा था, यानी रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा वहां थे, सबसे ज्यादा उत्पादन वहां हो रहा था। कहाँ? प्राथमिक सेक्टर में। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे कृषि में विकास हुआ, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, कई इनोवेशंस हुए, नए सारे औजार आए, उन्नत किस्म के बीज हमें मिलने लगे, हरित क्रांति जैसे परिवर्तन हुए, और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा कृषि क्षेत्र था वो क्या होता गया? वो समृद्ध होता गया। अब भाई समृद्ध हो गया, पैसा खूब आ गया कृषि क्षेत्र में। अब क्या होने वाला था? तो इसके बाद में देखिए तब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। कहने का मतलब यह है व्यापार हमारा बढ़ने लगा।
या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी जो बहुत ही आसान थी। शिल्पी या व्यापारियों की संख्या ये सब बढ़ने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा जो प्रारंभिक सेक्टर था वो उन्नत हुआ, आय हमें अधिक होने लगी, हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा हमारे पास में आने लगा, तो लोगों ने उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट किया। उसे कहीं ना कहीं ऐड करना था उन्हें, भाई पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी था ना। तो उन्होंने जब वो पैसा लगाया तो वो ऐसे कार्यों में लगाए जो आसान काम थे। क्रय विक्रय किया उन्होंने, व्यापार संबंधित कार्य स्थापित किए, शिल्पियों जैसे कार्य स्थापित किए। तो ये जो एक्टिविटीज़ होने लगी, इससे धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो अन्य क्षेत्र थे उनमें विकास होना शुरू हो गया। भाई कैसे होगा? अन्य व्यापार जैसे जैसे बढ़ने लग गया तो हम देख रहे हैं कि जो परिवहन जैसी अर्थव्यवस्था, परिवहन जैसे क्षेत्र थे तृतीय क्षेत्र के, वो भी बढ़ने लग गए। परिवहन, और अगर हम बात करें कि जो सेवा क्षेत्र था वो ऐसा क्षेत्र था कि जिसमें रोजगार की सर्वाधिक उपलब्धता थी। परिवहन की क्षमता हम ये देखते हैं कि परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा सेवा क्षेत्र है जहां पर अधिक से अधिक मात्रा में लोगों की आवश्यकता हमें होती है। तो देखिए, इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि जो प्राथमिक सेक्टर का स्टेबिलिटी थी वहां से लोग मूव कर रहे हैं अन्य क्षेत्रकों की ओर में। अब इसका अन्य कारण भी देख लेते हैं। देखिए, फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादी थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। विकास की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम इसको ज़्यादा दूर ना लें और 1973-74 के आंकड़े हम रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अत्यधिक लोग यहाँ जुड़े हुए थे, सर्वाधिक उत्पादन कहें तो यहीं से हो रहा था, और सर्वाधिक प्राकृतिक संसाधन पे आधारित है ये, इसलिए ये बड़ी आसानी का हमारा क्षेत्र था जो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा था। लंबे समय यानी कम से कम हम 100 वर्षों से अधिक की बात करें के बाद विशेषकर जो विनिर्माण की जो नवीन प्रणालियां थी वो प्रचलन होने लगी और कारखाने अस्तित्व में आने लगे। अब बच्चों, कारखाने अस्तित्व में आने लगे तो लोग क्या कर रहे थे? जो खेती से फ्री होकर लोग थे, यानी खेती का कार्य ऐसा कार्य था, कुछ जोतें ऐसी थी, कुछ खेत ऐसे थे जो असिंचित भूमि वाले खेत थे जहां पर वर्षा के पानी पर ही निर्भर थी फसलें। तो वहां के लोग क्या करते थे कि पार्ट टाइम हम कारखानों में जाएंगे, वहां से पैसा कमाएंगे जब हमारा खेती का कार्य नहीं होगा, और फिर हम वापस हमारे खेत में आ जाएंगे। तो कारखाने जब अस्तित्व में आए तो लोगों का रुझान हुआ, पहला कारण। दूसरी बात ये थी कि लोगों को विशेष रूप से इन कारखानों में, यानी जबरदस्ती कह सकते हैं, इन कारखानों की ओर मूव किया गया। हम ये देखते हैं, हमारे ब्रिटिशियन काल की बात करते हैं, इतिहास में भी आपने देखा होगा कि लोगों को जबरदस्ती ये कहा गया कि आप ये कारखाने में ये वस्तु उत्पादित करो, ये वाले कारखाने में उन्हें झोंक दिया गया। ये सब चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं, तभी तो कहा गया है कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखिए, अब कारखाने अस्तित्व में आ चुके हैं। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारण मैंने बता दिया, कारखानों का जो विशेष कारण है, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हम ये जबरदस्ती वाला शब्द यहाँ से हटाते हैं, जैसा कि इतिहास में हमने पढ़ा है, पीछे अगला टॉपिक हमारा यही है, तो हम ये देख लेते हैं कि कारखानों में क्यों गए लोग, खेती को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। देखो, भारतीय कृषि की बात करें हम तो मानसून का जुआ, ये शब्द हमने पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है। मानसून पर आधारित होती है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है, खेती बर्बाद, कम हुई, खेती बर्बाद। खेत में जब तक फसल कट के हमारे गोडाउन तक नहीं आ जाती, गोदाम तक किसान के हाथ में नहीं आ जाती, तब तक किसान अव्यवस्थित रहता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा कितना उत्पादन हुआ है। यानी हम ये कहते हैं ये एक प्रकार का जुआ है जहां फसल मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी, ऐसा कुछ था। अब कारखानों की बात करते हैं। कारखाने अस्तित्व में आ चुके हैं। कारखानों में ये था कि आपको कार्य करना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये वेतन इतनी तारीख को मिलेगा। तो अब आप ये बताइए, स्थायी आय कहाँ है? खेतों में थी या फिर इन कारखानों में थी? कारखानों में स्थायी आई थी। कारखानों में आपको काम करना, 1000, 2000, 1500 जो भी आपकी सैलरी होगी वो आपको मिलेगी, कन्फर्म था ना। खेतों में आप उत्पादन कर रहे हैं, परंतु ये गारंटी नहीं थी कि आपको उत्पादित की गई फसल संपूर्ण मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब लोगों का रुझान होना था कारखानों की ओर। अब हम ये देख पा रहे हैं, जो कारखाने वाली जो हमारा गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि, वो हमारे सेक्टर दूसरे वाले यानी द्वितीय क्षेत्र को के अंदर आती है। तो हम ये देख रहे हैं, प्राथमिक से धीरे धीरे लोग द्वितीय सेक्टर की ओर मूव कर रहे थे। बच्चों, इसके अलावा जो ऐतिहासिक कारण है वो देखिए, उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। ये लाइन हमने यहाँ मेंशन कर दी है कि आपने इतिहास में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल
करने लग गए। धीरे धीरे लोग कारखानों में बनने वाली जो सस्ती वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करने लग गए। कैसे करने लगे इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे इतिहास का विषय है। हमने देखा कि जो कारखानों में निर्मित कपड़ा था, ठीक है, वो सस्ता पड़ रहा है। इतिहास में आपने पढ़ा है, कहाँ की तुलना में? जो हमारे प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए मजदूर बना रहे हैं उनकी तुलना में, ठीक है। तो हम क्या करने, हम कारखानों से उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं उनका उपयोग करने लगे और हमारा जो प्रारंभिक सेक्टर है वो डाउन टू अर्थ चला गया, यानी उसका मूवमेंट नीचे की साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। जैसा हमने देखा मौसमी खेती वाला उदाहरण कि बारिश के समय जो खेत, कुछ ऐसी भूमियां हैं जो असिंचित कृषि वाला कार्य करती हैं, जहां बारिश के टाइम में ही फसलें उत्पादित होती थी, अन्य समय में जो वहां के किसान हैं वो कारखानों की ओर मूव करते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या था, प्राथमिक को रिप्लेस करता हुआ हमारा द्वितीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण होता गया। चलो, इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व जो परिवर्तित हो गया, प्राथमिक से हम कहाँ मूव कर गए, द्वितीयक में। यह थी हमारी 100 वर्षों से ज्यादा की बातचीत। अब आगे आते हैं। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कैसे बदलाव हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण थे उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश जो श्रमजीवी लोग थे वो सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। जाहिर सी बात है, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्षेत्रक, अगर आज की भी हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, अगर हम 2013-14 के आंकड़े भी देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत में भी जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है उसका योगदान अर्थव्यवस्था में, हमारी जीडीपी में उसकी जो हिस्सेदारी है उसका परसेंटेज सर्वाधिक है। हालांकि यहाँ रोजगार की उपलब्धता की बात करें तो उतना परिवर्तन नहीं हुआ है जितना यहाँ उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। इसके बारे में हम भाग 3 में विस्तार से समझ बनाएंगे, पर हमें यह समझना होगा कि धीरे धीरे जो श्रमजीवी लोग हैं वो सेवा क्षेत्र की ओर मूव करने लग गए। इस कारण हमारा जो अभी द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भरता थी, उत्पादन में अधिक योगदान था, वो कन्वर्ट होकर के अब हमारे तृतीयक क्षेत्रक पर जाकर रुक गया है। बच्चों देखिए, विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है कि जो अधिकांश श्रमजीवी लोग हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में ही नियोजित होते हैं। इतनी सब बातों की चर्चा हमने कर ली, यानी कैसे जो क्षेत्रक हैं उनमें ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। तो अब हमारे सामने निकल के आता है एक प्रश्न। क्या प्रश्न है, देखिए, विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। सबसे बड़ी बात है, इतिहास, ऐतिहासिक परिवर्तन को हमें यहाँ आधार बनाना है। अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर बच्चों सबसे पहली बात है, प्रश्न की अप्रोच क्या है, हमें उसे पकड़ना होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि हमें टारगेट बनाना है केवल विकसित देशों को, अन्य चीजों को हम माइंड से इरेज करेंगे। अगर हम इस प्रश्न का सही आंसर लिखना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, देखिए। उसके बाद में है जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है क्षेत्रकों में उसके संबंध में हमें बताना है और हमें टारगेट करना है ओनली हमारे विकसित देशों को। तो चलिए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। विकसित राष्ट्रों का इतिहास बताता है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। था भाई उस समय, बिल्कुल था, हमने चर्चा भी करी, अभी हमने इस पे पूरे टॉपिक पे डिस्कस किया है। वहां से हम एक समरी निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। देखिए, जैसे जैसे देश में विकास होता है द्वितीयक क्षेत्रक का योगदान बढ़ता जाता है। यहाँ पे हम कारखानों वाली जो स्थिति थी उसको माइंड में रख रहे हैं और ये लाइन मेंशन कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे देश में विकास होता गया, हम ये कहें कि औद्योगिकरण होता गया, उद्योगों का विकास हुआ, कारखाने डेवलप हुए, वैसे वैसे हमारा प्रारंभिक सेक्टर था जो वो रिप्लेस हो गया हमारे द्वितीयक सेक्टर में। कंप्लीट है यहाँ तक, चलिए। और जब कोई राष्ट्र विकसित होता है तो उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि जो अधिकांश श्रमजीवी लोग हैं यहाँ पर, कामकाजी लोग हैं, वो कहाँ नियोजित होंगे, वो हमारे तृतीयक सेक्टर में नियोजित होंगे, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जवाब हमें हमारे पार्ट 1 में मिल चुका था, रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सेवा क्षेत्र की क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, अपितु यहाँ पर सेवाओं का उत्पादन होता है। ये कोई चीज उत्पादित नहीं करता सेक्टर, पर ये प्रारंभिक और हमारे द्वितीयक सेक्टर की हेल्प करता है प्रोडक्शन में। यानी ये जो प्रोडक्ट वहाँ बन रहा है प्राथमिक द्वितीयक में, तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है, हमारा तृतीयक, इसलिए इसको कहा जाता है सेवा सेक्टर भी। तो देखिए, साथ ही साथ
जो कामकाजी लोग हैं वे भी सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं और सबसे कम रोजगार अगर हम बात कर रहे हैं उपलब्धता, ये अलग बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम 2013-14 के आंकड़े देखेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या आज भी हमारे प्रारंभिक सेक्टर में लगी हुई है, परंतु वहां पर जो जनसंख्या काम कर रही है वो अपना क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं दे रही। और इसके रिलेट करके हमारा एक टॉपिक भी है जिसे हम अल्प बेरोजगारी के नाम से जानेंगे हमारे आगामी भाग में। तो हम ये देखेंगे कि अल्प बेरोजगारी क्या है, तो हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक सेक्टर है वो सबसे कम रोजगार दे रहा है आज, फिर भी लोग वहां पर सबसे ज्यादा नियोजित हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये वो चीज थी कि जो ये बता रही है कि जो हमारे विकसित देश हैं उनकी अगर हम तुलना करते हैं तो कैसे वहां के जो क्षेत्रक हैं वो प्राथमिक से मूव करते हैं द्वितीयक की ओर और फिर द्वितीयक से वो रिप्लेस होते हैं हमारे तृतीयक क्षेत्रक में। और आज हम ये देखते हैं जितने भी विकसित देश हैं उनका जो सबसे प्रधान क्षेत्रक है वो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है और बचे हुए जो अन्य 2 क्षेत्रक हैं वो वहां पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र कहलाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम क्षेत्रकों की तुलना कर पाएंगे, कैसे हम इनमें होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन को समझेंगे और साथ ही साथ हमने हमारे एग्जाम को रिलेट करके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी उसको समझने की कोशिश की, जहां हमने ये देखा कि वस्तुओं की गणना नहीं करनी है, मूल्यों की गणना करनी है और वो भी अंतिम मूल्य की गणना करनी है, तभी हम प्राप्त करते हैं हमारे देश की जीडीपी को। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।